जाए जो डिलीवर कर सके और जो मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के, उनमें से निकाला जाए और आवाम की बड़ी मुश्किलात हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये लेवारत मुल्क है, इसका वारिस कोई नहीं है। और हुकूमत ने फर्स्ट वुमेन बैंक मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत को फ़रोख्त करने का फैसला कर लिया। अमारात की रजामंदी पर फर्स्ट वुमेन बैंक के 82% शेयर्स फ़रोख्त किए। पाकिस्तान तो इस वक्त जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं हम उसमें घिरे हुए हैं। इंतखाबात हुए और उसके बाद न जाने क्या होगा, कौन सी हुकूमत बनेगी, क्या कोalition बनेगी। जो वारिस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। और ऐसे हालात में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन होना चाहिए था जिससे हम क्राइसिस से निकल सके। आज जो पाकिस्तान की मईशत में तब्दीलियां रोनुमा होने जा रही हैं, अली फरीद साहब पहले तो जरा उस पर कमेंट कीजिएगा, क्या क्या मुस्बत तब्दीलियां इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लेकिन समहाउ लोग सिंसियर नहीं है, अपनी जात तक सिंसियर है, मुल्क के साथ, अवाम के साथ। अब आप देख लीजिए, अगर आप इस मुल्क में तरक्याती काम कराएं, साबित हो गया कि तरक्याती काम, अवाम को सहूलतें, अवाम को बेनिफिट देने में आपको वोट नहीं मिलते। जबानी जमा खर्च, झूठी तकरीरें, झूठे नारे, झूठे वादे, उसको वोट मिलता है। मैं कहता हूं कमाल है, आफरीन है इस मुल्क के अवाम की भी। ये गलती सारे लीडरों की नहीं है, ये अवाम की भी गलतियां हैं कि आप ऐसे शख्स को वोट देते हैं, फिर अच्छे की तवक्को भी करते हैं। तो भाई अच्छा कैसे होगा? अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं होगा। अब दूसरी बात, काजी साहब ने एक कहा था कि टैक्स इतना है और इतना है। देखें, मैं ये समझता हूं कि आज भी जो पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स है वो जुल्म है। आपने कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं पाकिस्तान में पैदा किया या होगा तो उसको चांस नहीं मिला कि आप इकोनॉमी को और इनडायरेक्ट टैक्स को, मतलब ये क्या करते हैं बाबू, टैक्स बिजली में बढ़ा दो, गैस में बढ़ा दो, ये रोज कर रहे हैं ये काम। इससे तो एक आम गरीब आदमी भी वही टैक्स दे रहा है और अमीर आदमी भी वही चीज खरीद के उतना ही टैक्स दे रहा है। तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है उसको मानने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी तैयार ही नहीं है। मैं काजी साहब आपकी इजाजत से थोड़ा सा बताता हूं। मैं इनको कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान में कोई 4 करोड़ के करीब घर हैं पूरे पाकिस्तान में जिसमें लोग रहते हैं, अगर आप सिर्फ 4 लाख घर, जैसे इस्लामाबाद है, DH है, बैरिया है, बहुत बड़ी सोसाइटीज हैं, उनको एक मंजिल ऊपर डालने की इजाजत देती, जो कि इंडिया ने किया, ब्राजील ने किया, स्पेन ने किया, आप उसकी फीस ले लें। अब ये इस्लामाबाद के जो घर हैं मेन पे, ये काजी साहब 1 अरब रुपए का घर है। एक, माय गॉड, अगर आप एक मंजिल ऊपर डालने की 2 करोड़ में परमिशन दें तो ये पैसे 26-27 बिलियन US डॉलर बनते हैं, सिर्फ 4 लाख घरों को परमिशन दे। इसी तरह टैक्स से है, टैक्स का जो सिस्टम है GST का बड़ा इजी है और इसके लिए प्राइवेट कंपनीज हैं। मैं भी तैयार हूं कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं और मैं आपका टैक्स बढ़ा दूं। अगर आप 8,000 या 800 अरब लेते हैं, मैं इसको 10,000 अरब कर देता हूं और आपसे कुछ नहीं लूंगा। जब 10,000 अरब हो तो फिर मैं आपसे छोटा सा कमीशन लूंगा, इसको बढ़ाऊंगा मैं। मकसद ये है कि ये आपको काम नहीं करने देते। अगर आप आइडियाज दे दें तो आपके खिलाफ हैं। मैंने कहा एक मंजिल इंडिया ने किया सर, 33 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाया एक मंजिल ऊपर देने के। यहां पे जितनी ग्रीन लैंड थी जिसपे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी थी, वो सारी ब्राउन करके सोसाइटियां बन रही हैं। और वो जो आपको जो आने वाला सबसे बड़ा मसला है ना 25-26 करोड़ लोगों को, वो है फूड सिक्योरिटी। इनको आप गंदम इंपोर्ट करके नहीं खिला सकते। आपको पता है कि इस मुल्क में एक दिन में आपको 2 अरब रोटी चाहिए, एक दिन में। आप और मैं तो शायद 1 रोटी खाते हैं, गरीब आदमी तो बेचारा खाता ही रोटी है। उसके पास वही सोर्स है। कहां से लाओगे इनको, रोटी कहां से खिलाओगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है इनको। अच्छा बेग साहब, अब मैं एक सवाल दोनों से आपसे, क्या अली गंडापुर साहब इज द राइट मैन फॉर द जॉब जो उन्होंने किया है, या वो जरा हार्ड लाइनर हैं? कोई मैसेज दिया है उन्होंने? क्योंकि हम तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं। आपको क्विक कमेंट और फिर भी आपकी तरफ आता हूं। जी बेग साहब। देखें काजी भाई, मैंने इनकी ना ट्विटर पे इलेक्शन से पहले
एक दो वीलॉग देखे हैं। ये सिर्फ उन्होंने देखें, ये जो वोट सारा पड़ा है ना काजी साहब, गौर कीजिएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं पड़ा। ये जो रिएक्शन आया है, ये आपको भी पता है किसके खिलाफ पड़ा है और मुझे भी पता है। और इसको जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो ये मुल्क जो है ना वो इंतशार की तरफ, और चीजें बिखर रही हैं बजाय इसके कि सिमटती बिखर गई। मैं प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये अभी तक ये सवालात बाकी हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो मशरक़ी हमसाया है भारत, बड़े फोकस तरीके से आगे चल रहे हैं। अभी देखिए ना, उनके जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। 4 रोज़ा दौरा है उनका, आज से शुरू हो रहा है। और हम जानते हैं कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में एक ख़ास नोयत की डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हो रही है। और उसके तहत भारत जो इस वक्त चीन और रूस और अमेरिका के दरमियान जो कुछ हो रहा है उससे खूब फ़ायदा उठा रहा है, दोनों तरफ खेल रहा है। और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी भी ले रहा है भारत से, और डिफेंस इक्विपमेंट भी बहुत ख़रीद रहा है, फ्रांस से भी ले रहा है, बरतानिया से भी ले रहा है। तो ये जो मनोज पांडे साहब का, जनरल पांडे का जो विज़िट है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है और हमें इसको बड़ा क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डिटेरेंस है, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आ रही हैं कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है डिटेरेंस को भी नीचे आ रहा है। तो चूँकि कन्वेंशनल एसिमेट्री है, तो उस वजह से हमें बड़ा देखना पड़ेगा कि भारत को एडवांटेज ना मिले। ओके, कुछ एरियाज़ में हमारी सुपीरियॉरिटी भी है, लेकिन कोशिश हमें यही रखनी है कि जो हमारा फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस है वो किसी तौर भी अंडरमाइन ना हो, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म ना हो। हमें मिनिमम लेवल पे रह कर करना है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि भारत किस तरह चीज़ों को डिप्लॉय कर रहा है। उसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी ले लिए हैं रशिया से, S-400 वो भी डिप्लॉय कर दी हैं। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन क्या किया जाए कि हम अंदरूनी एतबार से इस कदर उलझ गए हैं, कमज़ोर से हो गए हैं, चाहे वो इकनॉमिक मईशत हमारी हो या पॉलिटिकली हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना ब्लेस किया है हर मामले में, लेकिन हम लोग मौक़े खोए जा रहे हैं और अभी भी कुछ समझ नहीं आती हम लोगों को कि हमने क्या करना है। जी, पहले तो हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जो SIFC का क़याम है, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की हमेशा से डिमांड रही है, डिमांड और रिक्वायरमेंट रही है। वो डिमांड इसलिए रही है और रिक्वायरमेंट इसलिए रही है क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं रही। इन्वेस्टर्स एक हुकूमत से बातचीत शुरू करता है, नेगोशिएट करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अगली हुकूमत आती है और कहती है कि हम इसको ऑनर नहीं करेंगे। इस वजह से 2005-6 के बाद पाकिस्तान में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। हर हुकूमत ने कहा कि हम आके इन्वेस्टमेंट लेंगे, हर हुकूमत ने कहा कि आके अपने आने से पहले कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मगर 2005-6 से पाकिस्तान में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन मुशर्रफ टाइम पर वो एक लास्ट डील थी जिस पे बातचीत हो रही थी और वो नहीं हो सकी, और उसके बाद से एक भी डील नहीं हुई। जबकि यहाँ तक कि कराची इलेक्ट्रिक की डील जो शंघाई इलेक्ट्रिक चाइनीज इतनी बड़ी कंपनी खरीदना चाहता था, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आते हैं, वो आके इन्वेस्टमेंट की बात करती है, वो उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि हम बात करें तो किसके साथ बात करें। पिछले 5 सालों में आपके 7 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, तो हम किसके साथ डील करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान में SIFC का क़याम हुआ, और जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने SIFC में, जैसा आपको पता है कि हर इदारे के रिप्रेजेंटेशन है, वो ब्यूरोक्रेसी से भी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है और आर्मी से भी है। तो ये गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट दी, पाकिस्तान स्टेट ने कमिटमेंट दी कि हम आपको कंटिन्यूटी देंगे, हम